हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो DED-SC-VI फोर्थ सैम के पेपर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 1.3 एंड 1.4 है। ये यूनिट है मॉन्टेसरी मेथड, इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मेथड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। मीन्स मॉन्टेसरी विधि क्या होती है और दृष्टिबाधिता से ग्रसित बच्चों के लिए इस विधि के शैक्षिक क्रियान्वयन क्या होते हैं। अब शुरू करते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन जो है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए लाई जाती है। सेम उसी तरह मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो उसी का एक पार्ट है और वो 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस पद्धति का विकास जो है वो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया था 20वीं सदी में। जिस समय उन्होंने इस पद्धति का विकास किया था उस समय वो रोम विश्वविद्यालय में बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों की चिकित्सा पे कार्य कर रही थी। उनकी चिकित्सा पे कार्य करते समय ही उनके मन में ध्यान आया कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने इस पद्धति का विकास किया। हालांकि यह पद्धति जो है वो बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान समय में यह पद्धति सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। इस पद्धति पर चलाए जाने वाला पहला स्कूल 6 जनवरी 1907 ईस्वी को खोला गया था और 1913 ईस्वी में इस पद्धति के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ था, जिसमें कि बहुत से देश शामिल हुए थे, जिसमें से अमेरिका, अफ्रीका, भारत और कई यूरोपीय देश भी थे। अब बात करते हैं कि इस पद्धति की शिक्षा कैसी होती है या शिक्षा किस प्रकार की थी। तो जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉबल की शिक्षा का उद्देश्य ये था कि जो भी शिक्षा है वो बच्चों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। तो इनकी जो शिक्षण पद्धति थी वो फ्रॉबल से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। फ्रॉबल की तरह इनका भी यही मानना था कि बच्चे की जो शिक्षा होनी चाहिए वो उनके जीवन के उद्देश्यों से या फिर जीवन का जो मूल कारण है या उद्देश्य है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा ऐसी होना चाहिए जिससे कि बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन मिल सके। जैसे कि कई बार बच्चे को हम पढ़ाते जाते हैं लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होता है एजुकेशन में, होता है कई बार उसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, शिक्षा में कम होता है। तो हमें ऐसी शिक्षा बच्चे को प्रदान करनी चाहिए जिससे कि उनका मोटिवेशन बना रहे। उसे हम सिर्फ एक ही पद्धति से ना पढ़ाएं, हमें उस तरीके से पढ़ाना है जिससे कि बच्चे को कक्षा में इंटरेस्ट आए। इसके अलावा बच्चे के निर्माण शक्तियों के अनुरूप होना चाहिए, मतलब कि बच्चे की जो क्षमता है उसी के अनुरूप हमें उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि कई बार हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैथ्स के क्वेश्चंस को इजीली हल कर ले या साइंस के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर ले, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट क्या होता है, उसे कला में इंटरेस्ट होता है। तो हमें बच्चे के इंटरेस्ट के अनुरूप उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमें उसे ज़बरदस्ती साइंस या मैथ्स पढ़ने के लिए ज़ोर नहीं डालना चाहिए। उसी से बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इनका मानना था कि बच्चे का जो भी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि हम उसे एकेडमिक में तो बहुत अच्छा बना रहे हैं लेकिन उसका नैतिक विकास नहीं हो रहा है, उसका सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास नहीं हो रहा है। सर्वांगीण विकास का मतलब यहाँ पे यही है कि उसका एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता रहे, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता रहे, नैतिक डेवलपमेंट भी होता रहे। इसके अलावा इनका ये भी मानना था कि बच्चे के अंदर अगर कोई दोष है, जैसे कि अगर हम स्पेशलाइजेशन फील्ड की बात करें तो बच्चा अगर वीआई है, बच्चा अगर श्रवण बाधिता से ग्रसित है या फिर वाक दोष से ग्रसित है, तो उसकी इन एबिलिटीज़ को या फिर उनकी स्पेशल नीड्स को भी हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे की विशेष आवश्यकता क्या है। अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसकी विशेष आवश्यकता क्या है और उसकी एबिलिटीज़ के आधार पे हमें उसे किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, या फिर अगर उसे वाणी दोष है तो उसे हम किस तरह से सुधार सकते हैं या कितना हद तक सुधार सकते हैं, हमें इस चीज़ पे कार्य करना चाहिए। या फिर शिक्षा हमें उस प्रकार की देना चाहिए जिससे कि हम इस पे उसे बच्चे को हेल्प कर सकें। अब बात करते हैं इनका पाठ्यक्रम कैसा था। तो इनका शिक्षा का पाठ्यक्रम जो था वो 4 भागों में विभाजित था। पहला था कर्मेंद्र शिक्षण, नेक्स्ट ज्ञानेंद्र शिक्षण, लास्ट है हमारा भाषा शिक्षण एंड देन गणित शिक्षण। तो पहले हम बात करें कर्मेंद्र शिक्षण।
कर्मेंद्र में वो आपकी इंद्रियाँ आती हैं जिससे कि आप कोई भी व्यवहारिक क्रियाएँ करते हैं, जैसे कि चलना हो गया, पानी पीना हो गया, कुर्सी पे बैठना हो गया। मीन्स कि आप अपने हाथ और पैरों के मूवमेंट से या फिर किसी अनदर बॉडी मूवमेंट से अपने दैनिक जीवन के कार्य कर रहे हैं। तो जब भी आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो आप साथ ही साथ उसे ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे कि बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हैंड एंड फुट कोऑर्डिनेशन या फिर आई एंड फिंगर कोऑर्डिनेशन आप मेंटेन कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा तो रहे होते हैं पर उनकी एक्टिविटीज़ पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। बच्चों का हैंड मूवमेंट जो होता है वो लगातार हो रहा होता है या पैरों का मूवमेंट लगातार हो रहा होता है, या फिर बच्चा कई बार जैसे कि बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात करें तो उनके फाइन मोटर्स में स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि पेंसिल पकड़ना हो गया या फिर सुई में धागा डालना हो गया। तो हमें उन्हें पढ़ाने के साथ साथ इन सारे स्किल्स में भी हेल्प करना चाहिए जिससे कि वो अपने कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल पा सकें और अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को कर सकें। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण। ज्ञानेंद्रिय में क्या आता है, आपकी वो सारी इंद्रियां आती हैं जिनके द्वारा आपको किसी भी बाह्य वस्तु के बारे में या बाह्य सेंसेशन के बारे में आपको परसेप्शन मिलता है या फिर आप प्रत्यक्षीकृत करते हैं, किसी भी संवेदी क्रिया को आप नाम देते हैं। तो इसमें आपकी आंखें आ जाती हैं, ईयर्स आते हैं, टंग आती है, हैंड आता स्किन आते हैं एंड नोज़ आती है। तो शिक्षा के दौरान हमें ध्यान देना चाहिए बच्चे का जो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण है वो भी अच्छा हो सके। जैसे कि अगर हम वीआई बच्चों की बात करें तो उनका वन सेंस एब्सेंट होता है, जैसे कि आई सेंस उसका जो है वो या तो लो विज़न होता है, मीन्स कि वो होता तो है सेंस लेकिन उसकी क्रियात्मक क्षमता थोड़ी कम होती है, या फिर वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है, बच्चा टोटली ब्लाइंड होता है। तो उसके जो अदर सेंस है जैसे कि ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, हमें उन पे उसे निर्भर बनाना होता है जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को ईज़िली कर सके। जैसे कि अगर वो बच्चा देख नहीं सकता लेकिन अगर वो आवाज़ लेकिन वो आवाज़ सुन सकता है तो आवाज़ सुन के वो अपने आसपास की गतिविधियों का पता लगा सके, या फिर स्मेल के द्वारा वो बता सके कि उसके सामने कौन सा किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है या फिर कौन सी शॉप के पास से वो गुजर रहा है। इसलिए इन्होंने ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण। अब भाषा शिक्षण में इन्होंने बताया है कि जब भी हम बच्चों को भाषा सिखाएं तो पहले हम बच्चों को भाषा से परिचित कराएं, वर्णों से परिचित कराएं, देन हम उसे लिखना सिखाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को लिखना सिखा देते हैं पर उसे वर्णों का ज्ञान ही नहीं होता। तो इन्होंने ये कहा है पहले हम बच्चों को शब्दों से या फिर बोलना सिखाएं, शब्दों से परिचित करवाएं, देन हम उसे लिखना सिखाएं। इसके अलावा उसे जब हम भी शब्दों से परिचित करवा रहे हैं तो उस समय हम बहुत सारे 3D डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं या फिर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा वह भाषा का ज्ञान कर सके। उसके बाद हम उसे लिखना सिखाएंगे। देन आता है गणित शिक्षण। अब गणित शिक्षण के दौरान जैसे कि हम जानते हैं गणित जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। मीन्स क्या, इसमें जितनी भी गतिविधि होती हैं वो अमूर्त होती हैं, हमें मूर्त फॉर्म में कोई भी चीज़ या कोई भी एक्सप्रेशन प्राप्त नहीं होती है। तो जब हम छोटे बच्चों को गणित का शिक्षण करा रहे होते हैं या ज्ञान करा रहे होते हैं तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि उसके सामने जो भी हम एग्जाम्पल दें वो मूर्त रूप में हों। अगर हम उसे गिनती के बारे में सिखा रहे हैं तो हम उसके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मोतियाँ रख दें कि हम 1 मतलब 1 मोती, 2 मतलब 2 मोतियाँ, या फिर टॉफ़ीज़ रख दें। मतलब ऐसी वस्तु का हमें प्रयोग करना है जो कि बच्चा दैनिक जीवन में देखता है या जानता है। हम एकदम से उसे गिनती सिखा रहे हैं और किसी अननोन वस्तु से उसका परिचय करा रहे हैं तो हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिगड़ सकता है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि बच्चों को पहले हमें गिनती सिखानी है, फिर छोटी संक्रियाएं सिखानी हैं, उसके बाद हमें उसे अन्य बड़ी क्रियात्मक संक्रियाओं पर ले जाना है। जैसे कि पहले हमने उसे गिनतियां सिखाया, देन जोड़, देन घटाना, फिर गुणा करना, देन भाग करना और उसके बाद हम उसे एक्सप्रेशंस में लेकर के आते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये मॉन्टेसरी पद्धति थी, वह दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए किस तरह से प्रयोग में लाई जा सकती है। तो जैसे कि हम जानते हैं हेलेन केलर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं। उन्होंने जन्म से डेफ़ ब्लाइंड थी और उनके साथ उनकी जो टीचर थी एनी सुबेलियन, उन्होंने कार्य किया था जिसकी वजह से वो इतने आगे आ सकें। तो एनी सुवेलियन ने जब उनका प्रशिक्षण किया था, उस समय उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी पद्धति का ही प्रयोग किया था। ये उनकी बुक में मिलता है। मारिया मॉन्टेसरी ने बोला है कि हेलेन केलर सभी मनुष्यों से सामान्य घटना का एक अद्भुत उदाहरण है, जो शिक्षा के द्वारा मनुष्य की दुर्बलता की भावना को मुक्ति प्रदान करता है। मॉन्टेसरी ने का यहाँ पे जो आशय था वो ये था कि हेलेन केलर जैसे कि वो डेफ ब्लाइंड थी, लेकिन उन्होंने तब भी अपनी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल के एक प्रॉपर उन्हें जब ट्रेनिंग दिया गया, तो उन्होंने वो सारे कार्य करके दिखाए जो एक सामान्य व्यक्ति भी शायद ना कर पाए। अब बात करते हैं कि इस पद्धति को वीआई बच्चों के लिए या फिर दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए किस तरह से प्रयोग में हम ला सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बच्चे को कोई कार्य दे रहे हैं या कोई भी टास्क सिखा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि एक सामान्य बच्चा तो किसी भी टास्क को सीधे आसानी से सीख सकता है, लेकिन एक वीआई बच्चे के लिए हमें जब कोई टास्क प्लान कर रहे हैं तो उसे कुछ टुकड़ों में बनाएं। जैसे कि अगर चम्मच पकड़ने का कॉन्सेप्ट हमें उसे देना है, तो पहले हम चम्मच की उसे पहचान कराएंगे, देन फिर उसे बताएंगे चम्मच को कैसे पकड़ना है। उसके बाद फिर चम्मच में किस तरह से खाद्य पदार्थ को फिल करना है या रखना है, और उसके पश्चात हम ये सिखाएंगे कि चम्मच से उसे खाना कैसे खाना है, और लास्ट में हमारा ये रहेगा खाना खाने के बाद हमें उसे वापस थाली में कैसे रखना है। ये हालांकि एक सामान्य बच्चे के लिए बहुत ही छोटी सी बात है कि चम्मच से खाना लेके खाना, लेकिन एक वीआई बच्चे के लिए जब हम उसे ट्रेन कर रहे हैं खाना अपने आप से स्वयं से कैसे खाना है, तो हम एक टास्क ओरिएंटेड लेसन प्लान बनाएंगे जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा। इसके अलावा जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग करना है। मतलब कि अगर दृष्टिबाधित बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय हमें ईयर सेंस का भी यूज़ हो सके, वहाँ पे हियरिंग सेंस का भी यूज़ कर सके, स्मेल सेंस का भी यूज़ करें और टच सेंस का भी यूज़ करें। इन सभी सेंसेस का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रकरण के बारे में, कंटेंट के बारे में समझ सके और जान सके। इसके अलावा बच्चे की भाषाई विकास के लिए या फिर उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें बच्चे से दिन में एक बार तो उससे ये पूछना चाहिए कि उसके दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, किन समस्याओं का बच्चा सामना कर रहा है या फिर क्या-क्या चीज़ें उसकी लाइफ में ईज़ी हो रही हैं। ऐसे में क्या होता है, जब बच्चा कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताए या फिर बच्चा आपको रोज़ का रोज़ कुछ चीज़ें बताएगा, तो उसका भाषाई विकास जो होगा वो काफ़ी अच्छे से होगा। रोज़ वो नए शब्दों को जानेगा या फिर शब्दों को तो जानता है, लेकिन उन्हें प्रयोग कैसे करना है, इस सारी क्रियाओं के बारे में वह जान सकता है। इसके अलावा बीइंग एन टीचर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को, आप अपने के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर दें, उसे खुले वातावरण में छोड़ें, जिससे कि वह वातावरण के बारे में अपने आप से ज़्यादा अन्वेषण करे और सर्च करे कि क्या-क्या चीज़ें उसके पास हैं। उन चीज़ों में से कौन-सी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं, कनेक्टेड है, और कौन-सी वस्तुएँ उससे उसकी लाइफ़ से कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा जब भी आप भाषा शिक्षण उसे प्रदान कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप उसे सभी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करें। इससे क्या रहता है, जब उसके पास प्रत्यक्ष अनुभव रहेंगे या फिर उसके जीवन से कनेक्टेड वस्तुएँ उसके पास रहेंगी, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अपने से रिलेट कर सकता है और उसका ज्ञान ज़्यादा लंबा या फिर कह सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सकता है। इसके अलावा आपको जब भी बच्चे का शिक्षण करवा रहे, तो आपको ध्यान देना है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार एक ऐसे वातावरण का डेवलपमेंट करें या विकास करें, जहाँ पे बच्चा सुरक्षा
पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। मीन्स वो वातावरण का अन्वेषण तो करे, वहाँ पे जानने की कोशिश तो करे, पर उसे चोट ना लगे। जैसे कि अगर वीआई बच्चों के लिए जब आप वातावरण का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे ऐसी कोई नुकीली वस्तु ना हो जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाए, या फिर ज़मीन में कहीं तेल ना फैला हो, या चिकनी ज़मीन ना हो कि बच्चा फिसल जाए। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और यहीं पे हमारी जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसका एंड है। थैंक यू।